हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 3 का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा भी दिया था और समझा भी दिया था। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर आप उसके बाद पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ना और समझना। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आप पार्ट 2 अच्छे से नहीं समझ पाओगे और नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में क्या क्या दे रखा है। कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, वर्ण को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में रा वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के साथ पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है आदि का। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। हाँ, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं अब हम इनके आंसर। का उत्तर क्या है? उत्तर भाषाई विशेषताओं की सूची निम्नलिखित रूप से बनाई गई है। मतलब बहुत सारे तरीकों से बनाई गई है। तो फर्स्ट, कविता की गैयता बनाए रखने के लिए पदक्रम का अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे है जन्म लेते जगह में एक ही। इसका क्या अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे कि है जन्म लेते जगह में एक ही। ठीक है। सेकंड, तुकांत शब्दों की जगह से संगीतात्मकता प्रभावी रूप से व्यक्त हुई है, जैसे पालता, डालता, बही, नहीं आदि। ठीक है। थर्ड, कविता में लक्षणीयता का प्रयोग किया गया है। कविता में किसका प्रयोग किया गया है? लक्षणीयता का प्रयोग किया गया है, जैसे फूल लेकर तितलियों की गोद में। कविता में उपमा अलंकार का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग दिखता है, जैसे जीवन एक फूल की तरह है और कठिनाई कांटों की तरह है। ठीक है। हमें क्या देखने को मिलता है? उपमा अलंकार का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग हमें दिखता है, जैसे कि जीवन एक फूल की तरह है और कठिनाई कांटों की तरह है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। ये हमें विशेषताएं दे रखी है और एक ये है पंक्तियां। मतलब समझ लीजिए, अगर फर्स्ट का थर्ड से है तो सेकंड का भी थर्ड से होगा। मतलब एक से अधिक विशेषताएं भी हम ढूंढ सकते हैं। मतलब एक ही शब्द का 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। मतलब मिलान। तो फर्स्ट, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2 शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं।
तो इसमें क्या है, एक ही शब्द से शुरू होने वाले दो शब्द हैं जो कि एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति में है ये, सेकंड और फिफ्थ से। फर्स्ट का सेकंड से हो जाएगा और फिफ्थ से। क्यों होगा देखते हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला। देखिए अपना, आ और अनूठा, तो दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं, अपना और अनूठा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट का सेकंड से है और फर्स्ट का फिफ्थ से क्यों है देखते हैं। है सदा देता कली का जी खिला, तो का और का, तो दो शब्द एक ही साथ आए, एक ही पंक्ति में आए हैं साथ साथ, तो इसलिए फर्स्ट का फिफ्थ से है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सेकंड विशेषता क्या बताती है कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। थर्ड में। किससे किया गया? थर्ड में। फाड़ देता है किसी का वर बसन। क्या है इसका? फाड़ देता है किसी का वर बसन। तो इसकी मुहावरे का प्रयोग कौन सी पंक्ति में किया गया? थर्ड में, ठीक है। थर्ड विशेषता, प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सी पंक्ति में प्रश्न पूछा गया है? फर्स्ट में। तो इसका किससे हो जाएगा? फर्स्ट से। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, ठीक है। फोर्थ है, प्रकृति वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति में किया गया है। फोर्थ का है सिक्स से। फूल लेकर तितलियों को गोद में, ठीक है। अब फिफ्थ की विशेषता देखते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक दूसरे के विपरीत हैं अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं फिफ्थ का कौन सी पंक्ति है? फोर्थ से। इसका कौन सा ठीक है? फोर्थ से। है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सहोता सुर शीस पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब है कविता का सौंदर्य का। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जज रहे हैं, उन पर घेरा बनाइए। तो हमें उन पर क्या बनाना है? घेरा बनाना है जो इस पंक्ति में जज रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, डैश में उन पर चमकता, डैश भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो हमें ये दोनों खाली जगह पर बताना है कि इन दोनों जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं। हमने पंक्ति तो पढ़ी है, चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो जिसने भी चैप्टर की फुल वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पंक्ति वगैरह दे रखी है, अब जैसे कि मैंने तो पंक्ति पढ़ी है तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ। जिन बच्चों ने चैप्टर भी पढ़ा है तो वो भी अच्छे से बता सकता है कि यहाँ दोनों खाली जगह पर या ये इन दोनों खाली जगह पर क्या आएगा। जिन्होंने नहीं देखी तो वो कंफ्यूजन हो सकते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो गलत भी भर सकते हैं। इसलिए पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, तो रात्रि में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो यहाँ पे क्या आएगा? रात्रि और चांद। तो रात्रि में उन पर चमकता चांद भी, ठीक है, सॉरी चांद, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे खाली जगह पर। सेकंड, डैश उन पर है बरसता एक सी उन पर डैश है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों खाली जगह पर। मेघ और पवन। फिर से पढ़ते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सा। अगर हम यहाँ पे लिख देते जैसे कि बादल उन पर है बरसता एक सा, तो ये ठीक नहीं लग रहा ना। मान लीजिए हम जलद रख दे रहे हैं, जलद उन पर है बरसता एक सा, तो ये भी एकदम अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या सही लग रहा है? मेघ
उन पर है बरसता एक सा। ठीक है, एक ही उन पर पवन है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। खा, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। तो देखते हैं उत्तर। कविता की इन पंक्तियों में सबसे अधिक वही शब्द जच रहे हैं जिनका प्रयोग कवि द्वारा किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ और शब्द भी चिहित्र किए गए हैं जो कि जच रहे हैं। कारण यह है कि तत्सम शब्दों के तत्सम शब्दों के साथ देशज शब्द तथा तद्भव शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग अच्छा लगता है। ठीक है, अब है विशेषण। भौर का है वेद देता श्याम तना। तो ये पंक्ति दे रखी है, भौर का है वेद देता श्याम तना। तो देखते हैं क्या दे रखा है। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भावरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संख्या शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष्य शब्द है। ठीक है, खा, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखनी है। ठीक है, जैसे देखिए हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, भौर का है वेद देता श्याम तन। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, श्याम, और विशेष्य क्या है, तन। तो वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। फाड़ देता है किसी का वर वसंत। तो यहाँ पे विशेषण क्या आएगा, वर। विशेषण क्या है यहाँ पे, वर, और विशेष्य क्या आएगा, वसंत। तो फाड़ देता है किसी का वर और वसंत। तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला। तो यहाँ पे विशेषण क्या आएगा, अनूठा, और विशेष्य रस। ठीक है, फोर्थ है निज सुगंधों और निराले ढंग से। तो देखते हैं इसमें विशेषण क्या है, निज निराले। ठीक है, और विशेष्य है सुगंध ढंग से। ठीक है, तो आप ये अपनी किताब पर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है नहीं। अब है खा, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। तो ये मैंने पहले से लिख दिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फूल, हमें क्या लिखना है, विशेष्यों के लिए अपने मन से हमें विशेषण मतलब विशेषण शब्द सोचकर लिखना है यहाँ पर। तो फूल का क्या हो सकता है, सुंदर, रंग बिरंगा। कांटा का हो सकता है नुकीला, पीड़ादायक। मेह का क्या हो सकता है, सफेद मेह, काला मेह। और चांद का हो सकता है गोल, चमकीला। रात का हो सकता है अंधेरी रात, लंबी रात। ठीक है, तो ये बताए गए हैं, ये है विशेषण सोच के जो कि हमने लिखी हैं। अब है पाठ से आगे। आपकी बात का, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। अगर हमें फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो हम क्यों चुनेंगे, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, मैं फूल को चुनूंगा क्योंकि वह दूसरों को खुशियां बांटता है, लोगों के जीवन में सुगंध और सुंदरता भर देता है। फूल की भांति हम भी लोगों में प्रेम, खुशियां आदि बांटने का कार्य कर सकते हैं। सही बात। हाँ, कविता में बताया गया कि फूल अपने सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रशंसा और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रशंसता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो हमें बताना है। ठीक है, उत्तर,
मैं अपने परिवार और मित्रों को खुश रखने के लिए उनसे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उनके साथ समय बिताता हूँ। मैं उनके दुख के समय उनका सहारा भी बन सकता हूँ। अगर जैसे कि हमें अपने परिवार को खुश वगैरह रखने हो तो हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ खुश रखने के लिए प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें करता हूँ उनसे, उनकी मदद करता हूँ और उनके साथ समय बिताता हूँ। अगर जहाँ पर उनको लगे कि मैं अकेला हूँ, दुख सा हूँ, तो मैं वहां पर उनको सहारा भी देता हूँ। ठीक है, ये सब यहाँ पर बताई गई है। गा, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। संकेत, ये हमें बताया गया है वस्तुएं जैसे नमक और चीनी, स्वभाव जैसे शांत और क्रोधी, स्वाद जैसे खट्टा और मीठा, रंग जैसे काला और सफेद, अनुभव जैसे सुख और दुख आदि। तो ये हमें सब बताए गए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर बताना है। उत्तर देखिए, वस्तुएं जैसे आग और पानी, स्वभाव दयालु और निर्दयी, स्वाद फीका चटपटा, रंग श्वेत श्याम, अनुभव आशा और निराशा। ठीक है। घ, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। उस समस्या का समाधान भी हो जाए, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी आसपास की जितनी भी समस्याएं हैं हम उसके बारे में मतलब जिसे आप कांटे के समान हम महसूस करते हैं, हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है। उत्तर, मेरे आसपास की एक समस्या है जल प्रदूषण। यह समस्या जीवन के लिए हानिकारक है, जैसे कांटा चुभता है। तो यहाँ पे तो मैंने अभी समस्या बताई थी, अब समाधान देखते हैं इसका। समाधान, जल का संयमित और संयमित उपयोग करें, कूड़ा नदी झील में ना डालें और जल संचरण अभियान चलाएं। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी समस्या भी बता दी और समाधान भी बता दिया। तो आपकी जो समस्या समाधान है वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दें। ठीक है। सर्जन, इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहें अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये आपको प्रश्न खुद ही करना है। ठीक है। गा, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है, जैसे कि उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा, यह समझना कि उनका जीवन में क्या योगदान है। तो ये हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे फूल, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। तो फूल ये बताता है कि मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने के लिए आया हूँ। कांटा क्या बताता है? और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। वो संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए आया है कांटा। ठीक है। तो वैसे ही इसी तरह से हमें भी लिखना है। तो देखते हैं उत्तर। फूल, तुम भी कभी चुपते हो, पर तुम्हारी वजह से लोग सतर्क रहते हैं। मतलब तुम कभी भी चुप जाते हो, इसलिए तुम्हारी वजह से लोग सतर्क रहते हैं। फूल बोलता है कांटा, और तुम्हारे कारण जीवन में सौंदर्य बना रहता है। कांटा बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही जीवन में सौंदर्य बना रहता है। फूल, हम दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। फूल ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे, मतलब हम दोनों मिलकर एक साथ हो जाएं तो हम जीवन को संतुलित बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अब है वाद विवाद। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है
जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमें वाद विवाद करना है, सब बच्चों को इकट्ठा करके हमें विषय भी दे रखा है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमें इस विषय पर हमें क्या करना है, वाद विवाद करना है सब बच्चों के साथ। तो देखते हैं, कक्षा में वाद विवाद गतिविधियां का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ सुझाव बताए गए हैं, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, आपकी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बने होंगे। कितने? 7-8। ठीक है। आधे समूह फूल के पक्ष में तर्क देंगे और आधे समूह कांटे के पक्ष में। मान लीजिए 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 फूल की तरफ होंगे और 4 कांटे की तरफ। ठीक है, ऐसे। सेकंड, एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। निर्णायक मंडल का काम करेगा। तर्कों को ध्यान से सुनना, प्रस्तुति शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर अंकों का निर्धारण करना। ठीक है। थर्ड, प्रत्येक समूह को तैयारी के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। मतलब मतलब जो भी व्यक्ति है उन समूह को 15 मिनट का समय मिलेगा ताकि वे अपने तर्क तैयार कर सके। सभी समूह अपने अपने तर्क मिलकर सोचेंगे और लिखेंगे। मतलब जो भी 4-4 का ग्रुप बना होगा तो वो उनको 15 मिनट का टाइम मिलेगा और अपने मतलब 4-4 का ग्रुप जो भी होगा वो अपने तर्क मिलकर सोचेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है। फोर्थ में क्या बताया गया है, प्रत्येक समूह को अपने पक्ष में बोलने के लिए 3-4 मिनट का समय मिलेगा। उन्हें बस कितना समय मिलेगा? 3 या 4 मिनट का। मतलब एक ग्रुप को बस 3 या 4 मिनट का समय मिलेगा। और दूसरे समूह पहले समूह के तर्कों पर 1-2 मिनट में उत्तर देगा या उनसे प्रश्न पूछेगा। जो दूसरा ग्रुप होगा वो पहले ग्रुप के तर्कों को 1-2 मिनट में उन्हें आंसर दे देगा या उनसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है। फिफ्थ में क्या बताया गया है, सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी होगी। बीच में टोकने की अनुमति किसी को नहीं होगी। ठीक है। 6, सभी समूह का क्रम तय किया जाएगा। वाद विवाद के लिए क्रम इस प्रकार हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है, समूह 1 फूल के पक्ष, समूह 2 कांटे के पक्ष, समूह 3 फूल के पक्ष, समूह 4 कांटे के पक्ष। पहले फूल वाला बोलेगा, फिर कांटा वाला, फिर फूल वाला बोलेगा, फिर कांटा वाला। ऐसे हमें करना है। ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़े, तो इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। 7, जो समूह निर्णायक मंडल का कार्य कर रहा है वह वाद विवाद के अंतराल में तर्क, भाषा, कौशल और प्रस्तुति शैली के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा। ठीक है, निर्धारण करेगा। ठीक है। 8, निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर विजेता समूह का निर्णय करेगा। 9, समूह के प्रयासों के लिए तालियां बजाएं और उनकी प्रशंसा करें। संभव हो तो विजेता समूह को कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी जीतेगा उसे पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 3, विद्यार्थी वाद विवाद गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। किसमें? इसी तरह से आपको अपनी क्लास में यह वाद विवाद करना है। आप ग्रुप बना लेना, मतलब 8-8 का ग्रुप या ऐसे 4-4 का ग्रुप बना लेना, जिसमें ये सारी गतिविधियां मतलब सुझाव वगैरह बताए गए हैं वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है। अब है आज की पहेली। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधे के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींच कर जोड़िए। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे वर्णन, तो हमें यहाँ पे पढ़ के तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। ठीक है। जैसे बबूल, तो इसका क्या है? फूल सफेद छोटे गुच्छेदार, कांटे लंबे और नुकीले। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों में किया जाता है। तो इसका मिलान किससे हो सकता है बताइए? तो पहले आप खुद सोचना कि बबूल का किससे मिलान हो सकता है। इसके फूल, कांटे और विशेषताएं ये सब चीज बताई रखी हैं। तो बबूल का मिलान किससे है? इससे। ठीक है। देखिए, पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार हैं, पीले और सफेद छोटे गुच्छेदार हैं, लंबे और नुकीले भी हैं। और विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चार और
औषधियों में किया जाता है। ठीक है, तो बबूल का किससे मिलान है? इस वाले से। अब है गुलाब। गुलाब का देखते हैं। फूल विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफेद और गुलाबी। कांटे तने पर छोटे और तीखे। विशेषता सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध। तो इसका किससे है? गुलाब का किससे हो सकता है मिलान? पहले आप खुद सोचना, क्योंकि पहेलियां करने में मजा आता है ना। तो इसका किससे हो सकता है? यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं ऐसे लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड का मिलान है। तो सेकंड का मिलान किससे? ये वाले से। ठीक है, अब नागफनी, इसका किससे है? फूल रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी। कांटे पूरी तरह पर छोटे या लंबे होते हैं। विशेषता सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। तो इसका किससे हो सकता है बताइए आप पहले। तो नागफनी का मिलान है इससे। ठीक है, तो ये है थर्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है बेर। तो बेर के बारे में देखते हैं। बेर फूल फूल कैसे होते हैं? छोटे और हल्के पीले होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे होते हैं। विशेषता इसके फल खाद्य और औषधीय होते हैं। तो बेर का पौधा कौन सा हो सकता है? ये वाला। ठीक है, तो फोर्थ इससे। अब है फिफ्थ, करौंदा। करौंदा का देखते हैं। फूल छोटे, सफेद और सुगंधित होते हैं। कांटे कैसे होते हैं? शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे होते हैं। विशेषताएं फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। तो करौंदा का कौन सा पौधा हो सकता है? तो करौंदा का मिलान है इससे। ठीक है, फिफ्थ। अब अगला पौधा है नींबू। फूल देखते हैं इसके। छोटे, सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार होते हैं। कांटे कैसे होते हैं? इसके शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता इसकी फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधियों और खाना बनाने में किया जाता है। तो नींबू का पौधा कौन सा हो सकता है? ये वाला। ठीक है, जिससे कि आपको, जैसे कि ये पूरे पेज पे आ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दी, ये और ये। तो मैंने यहाँ पे साइड से लिख दी है गिनती, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए किसका किससे है मिलान। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलो। तो चलिए बाय बाय।